क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लास करो। कौन वीडियो अपलोड करने के लिए बोल रहा है? रेहान था। वीडियो अपलोड कर दूंगा बट क्लास करो अभी पहले। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is y-axis, whose axis is y-axis and vertex is origin, ये ऐसे लिखो, whose vertex is, whose axis is parallel to y-axis and vertex is at 2,3. Length of latus rectum is equal to 5 units. ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन, क्या इक्वेशन होना चाहिए? ध्यान से देखो, एक पैराबोला है जिसका एक्सिस जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्सिस जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है और वर्टेक्स कहीं 2,3 पे लाई कर रहा है। वर्टेक्स जो है 2,3 पे लाई कर रहा है। अब ये पैराबोला किस शेप का होगा? दो शेप का हो सकता है पॉसिबली, या तो पैराबोला इस शेप का हो या हो सकता है पैराबोला इस शेप का हो। दो केसेस हो सकते हैं पॉसिबली। ये मान लो केस 1 है, ये मान लो केस 2 है। तो इस केस में चूंकि देखो भाई 2,3 है वर्टेक्स, तो x का वैल्यू लिखोगे x-2 और कैपिटल Y का वैल्यू हो जाएगा y-3। और दोनों ही केस में, इस वाले केस में पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा y² इज इक्वल टू 4ax टाइप का, और इस में हो जाएगा y² इज इक्वल टू -4ax टाइप का। और y के जगह लिखोगे y-3, 4ax के जगह लिखोगे x-2, यहाँ पे भी y के जगह लिखोगे y-3 और x के जगह लिखोगे x-2। बट द पॉइंट इज कि a का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो लैटस रेक्टम का लेंथ जो है वो कितना होता है? लैटस रेक्टम का लेंथ जो है वो 4a होता है, यानी 4a का वैल्यू 5 हो गया। तो डायरेक्ट आप 4a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ इस इक्वेशन में, इस 4a का वैल्यू, यहाँ पे भी 4a का वैल्यू। तो इक्वेशन हो जाएगा y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की जगह 5 लिख दो, 5 इंटू x-2, या y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -5x-2। यानी इक्वेशन पैराबोला का फाइनली हो जाएगा y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू +-5 इंटू x-2। जस्ट रिवाइज करा दिया, लैटस रेक्टम का लेंथ 4a था वो चीज, है ना। अब देखो आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए आएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है फोकल लेंथ ऑफ अ पॉइंट। ये मान लो पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4ax और इस पे कोई पॉइंट है pt। pt कहने का मतलब है 80² 280।
और इसका हमको फोकल डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये एस है, फोकल डिस्टेंस होता है फोकस से डिस्टेंस उस पॉइंट का, पीएस जो है वो फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस है। सो फोकल लेंथ ऑफ पी अगर पूछेगा तो ये पीएस के बराबर हो गया। इसका अगर वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां से डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, मान लो ये पॉइंट एम हो गया, ये पॉइंट एम हो गया, ध्यान देना। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये पॉइंट एम हो गया। देखो या तो पीएस निकाल सकते हो डायरेक्ट, ये ए कॉमा जीरो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, या पीएस के जगह पीएम निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि पैराबोला पे अगर आप याद करो, ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो पैराबोला का इसेंट्रिसिटी 1 होता था, तो पी एस बाई पी एम इसेंट्रिसिटी के बराबर हो जाएगा, और इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होता है। यानी यहां से बोल सकते हो कि पी एस और पी एम बराबर होगा, तो इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग पी एस यू कैन फाइंड पी एम। और डायरेक्ट्रिक्स कितना है इसका, x इज इक्वल टू माइनस ए, या बोल सकते हो x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस ए है और यहाँ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, तो जो पीएम डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस ए का मॉड। नहीं समझे बात? खाली एक्स ही कोऑर्डिनेट ने यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम ही है कि नहीं? तो एक्स कोऑर्डिनेट को खाली माइनस कर दो, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 80 स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट समझ रहे हो ना, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा कुछ रहा होगा, समझ रहे हो? तो 80 स्क्वायर में से माइनस ए घटा दो तो सॉरी प्लस ए हो जाएगा 80 स्क्वायर। सो ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 जो है, या 1 प्लस टी स्क्वायर, ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर लिखो, ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये जो है सो फोकल लेंथ हो जाता है, ध्यान देना। ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको याद रखना आप, इस रिजल्ट को, ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो कुछ रिजल्ट्स है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अगर मान लो ये एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है टी, और यहाँ पे या इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे मान लो पॉइंट है T1 और यहाँ पे पॉइंट है T2, और अगर मान लो ये एक फोकल कॉर्ड है जो a कॉमा 0 से पास कर रहा है, तो ये फोकल कॉर्ड के लिए कुछ कंडीशन है। अगर PQ फोकल कॉर्ड है, इफ PQ इज अ फोकल कॉर्ड, देन अगर PQ फोकल कॉर्ड है तब उस केस में देन P पॉइंट जो है ये बेसिकली है 8T1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, करेक्ट? और ये पॉइंट है बेसिकली 8T2 स्क्वायर कॉमा 2AT2, करेक्ट? 80 स्क्वायर कॉमा 280 पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर जब होगा तभी ना फोकस से पास करेगा। मैंने T1 पॉइंट फोकस और T2 पॉइंट, ये तीनों अगर कोलिनियर हो जाए तो ये PQ जो कॉर्ड है वो फोकस से पास करेगा। तो ऐसे केस में ओके, ऐसे केस में क्या होगा कि PSQ ये कोलिनियर होना चाहिए, और कोलिनियर होने के लिए जो PS का स्लोप आएगा वही जो है QS का भी स्लोप होना चाहिए, तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए। तो 2 8 T1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई
8t1 स्क्वायर माइनस 0, ये पीएस पॉइंट इनका स्लोप हो गया। और इसका स्लोप करोगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये 8t2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8t2 स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यहां से 2/t1 इज इक्वल टू 2/t2 आ जाएगा। आई थिंक ए सब जगह से कट जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा ये भी आ जाएगा, एक सेकेंड। तो ये आई गेस कितना आ जाएगा, 2 तो यहाँ से कट जाएगा, ए ए और ये पूरा चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा कितना, t1/t1 स्क्वायर माइनस 1 और इधर t2/t2 स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो t1/t2 स्क्वायर माइनस t1 इज इक्वल टू t2/t1 स्क्वायर माइनस t2। सबको इनको इनको एक साथ पेयरिंग करो तो t1/t2 स्क्वायर माइनस t2/t1 स्क्वायर माइनस t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को पेयरिंग करो एक साथ, इन दोनों में t1 t2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा t2 माइनस t1, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ भी बचेगा, या प्लस ही कॉमन ले लो, तो t2 माइनस t1 और t2 माइनस t1 कॉमन हो जाएगा, तो t1 t2 प्लस 1। t1 और t2 बराबर नहीं हो सकता, इसलिए बराबर नहीं हो सकता क्योंकि फिर दोनों एक ही जगह आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाएगा, तो इसलिए वो सही नहीं रहेगा। t1 और t2 बराबर नहीं हो सकता, तो ये तो जीरो होने का सवाल ही नहीं होता, इसी को जीरो होना पड़ेगा। t1 t2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसीलिए t1 t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ से रिजल्ट क्या लिखोगे कि PQ कैन बी फोकल कॉर्ड, कैन बी अ फोकल कॉर्ड only if t1 t2 is equal to -1। t1 t2 का जब वैल्यू -1 होगा तभी जाके PQ जो है एक फोकल कॉर्ड हो सकता है। और PQ का लेंथ कितना हो जाएगा, PQ का लेंथ लिखोगे PS प्लस QS के बराबर, PS प्लस QS के बराबर। और PS का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो फोकल डिस्टेंस अभी उसके जस्ट ऊपर बताया था, A इंटू t1 स्क्वायर 1 प्लस t1 स्क्वायर, A इंटू 1 प्लस t1 स्क्वायर, ये PS का वैल्यू हुआ, और QS का इसी तरीके से वैल्यू, यानी इस पॉइंट का फोकल डिस्टेंस हो गया, ये दूसरे पॉइंट का फोकल डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा A इंटू 1 प्लस t2 स्क्वायर। ये लिख सकते हो आंसर। याद क्या करना है, याद करने वाला जो चीज है वो उसको मैंने सर्कल कर दिया, ये चीज याद रखना है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना है तुमको। गॉट इट। ये वैसे कैलकुलेट करोगे अगर इस वैल्यू को, अगर इफ आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा A इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2, और t1 t2 का वैल्यू तो -1 है ना, तो इसको लिख सकते हो चाहो तो -2 t1 t2 इसके जगह पे। ऐसा इसलिए क्योंकि t1 t2 का वैल्यू -1 है, तो ये t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर भी हो जाता है, तो ऐसा भी लिख सकते हो, बट इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, इतना जस्ट ध्यान में रखो काफ़ी है।
क्वेश्चन है इस तरीके से, मान लो अगर ये 3 कॉमा, अगर इक्वेशन इसका है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, अगर ये 3,6 है, और मान लो अगर ये फोकस से पास कर रहा है, फोकस है 3,0 हो जाएगा बेसिकली फोकस, तो ये क्यू पॉइंट क्या होना चाहिए ये पता करना है। क्यू पॉइंट का वैल्यू क्या होना चाहिए। आप ध्यान से देखो तो इसमें ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, 4a की जगह पे 12 है, और 3,6 पे 3,6 से पास होता हुआ एक कॉर्ड हमने ड्रॉ किया जो कि फोकस से भी पास कर रहा है, फोकल कॉर्ड है बेसिकली ये। सबसे पहले P पे जो पॉइंट है उसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। P जो है वो है 3,6 और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 8t1 स्क्वायर 28t1 के। ए के जगह पे 3 है तो 3t1 स्क्वायर ए के जगह पे 3 रखोगे तो 6t1 आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ से कंपेयर करो तो 6t1 के जगह पे 6 दिख रहा है, यानी t1 के जगह पे 1 दिख रहा है, t1 के जगह पे 1 हो गया। और मान लो q का कोऑर्डिनेट 8t2 स्क्वायर 2a t2 है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, t1 t2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, फोकल कॉर्ड होने के लिए -1, t1 तो 1 है, तो t2 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 के इक्वल। अब t2 का वैल्यू इसमें -1 रखो, a3 है, t2 का वैल्यू -1 है, 2a की जगह पे 3 है और t2 का वैल्यू -1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 कॉमा 3,-6 हो जाएगा। बात समझ आया। यस और नो। यस सर। राइट, देखो कुछ कुछ प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रखना। एक प्रॉपर्टी तो ये है, फोकल कॉर्ड और फोकल डिस्टेंस से रिलेटेड है, इसको नोट करके लिख लो। अगर मान लो फोकल कॉर्ड को या फोकल कॉर्ड को नहीं, फोकल रेडियस को या फोकल लेंथ को अगर डायमीटर मान के आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो इसको डायमीटर मान के, बढ़िया नहीं बन पाएगा, नहीं चलो मान लो, तो अगर आप फोकल लेंथ को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो वर्टेक्स पे जो टैंजेंट ड्रॉ होगा ना उसको टच करेगा ये सर्कल described on focal length as diameter touches tangent at vertex, उसको टच करता है। अच्छा, पहला नोट तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप फोकल लेंथ पे नहीं, पूरा फोकल कॉर्ड पे ही
पूरा फोकल कॉर्ड पे रुक जाओ एक सेकंड। हाँ जी, सर्कल अगर हम फोकल लेंथ फोकल कॉर्ड पे डिस्क्राइब करते हैं डायमीटर मान के, तो वो सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। पहला वाला किसको टच कर रहा था? टैंजेंट को, एट वर्टेक्स पे, है ना। पर ये जो है सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल कॉर्ड एज डायमीटर टचेज डायरेक्ट्रिक्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद रखना। अब आ जाते हैं हम पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। इसमें क्या करना है हमको, ध्यान से समझो। अगर ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। और इसको हम इस पूरे क्वांटिटी को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम समझेंगे एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखने का तरीका से लाइन को एल से रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरीके से सेकेंड डिग्री कर्व को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हो? किसको? वाई स्क्वायर माइनस 4ax को। ठीक है, तो एस को हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4ax से, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। मान लो अगर किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन, सॉरी, किसी पॉइंट का पोजीशन चेक करना है इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में, है ना। ये जो रीजन है इसको इनसाइड रीजन बोलते हैं, इनसाइड। और इधर वाला जो रीजन है ये सब, इसको हम बोलते हैं आउटसाइड रीजन। आउटसाइड रीजन ये वो होता है जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। टेंजेंट माने ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो पैराबोला के एक पॉइंट पे टच करे। इनसाइड रीजन उसको बोलते हैं जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो आउटसाइड रीजन जो है बेसिकली वो क्या है, उसमें अगर एक पॉइंट लेते हो x1 कॉमा वाई वन, लेट्स से p एक पॉइंट है x1 कॉमा वाई वन, और हम इसका पोजीशन जानना चाह रहे हैं कि आउटसाइड रीजन में लाई करेगा या इनसाइड रीजन में, तो उसके लिए हम इस पॉइंट के लिए S1 कैलकुलेट करते हैं। S1 क्या हो जाएगा? बेसिकली y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। इसका वैल्यू S1 बोल रहे हैं। अब S1 का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा, और S1 का वैल्यू अगर लेस देन 0 आएगा तो पॉइंट इनसाइड रीजन में लाई करेगा। ये सिंपल टेक्निक है। ठीक है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, और पूछा
अच्छा, पॉइंट बाहर लाई करेगा तो दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो वहां से, ठीक है। पॉइंट अगर बाहर लाई करेगा तो दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर S1 जीरो हो गया तो पॉइंट जो है पैराबोला पे ही लाई करेगा। पैराबोला पे लाई कर रहा है तो वहां से एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो पास होते हुए। इनसाइड रीजन में लाई करेगा तो वहां से नो टैंजेंट, कोई भी टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। पॉइंट विल बी आउटसाइड, पॉइंट विल बी इनसाइड। इसमें टू टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो आप, इसमें वन टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप, इसमें कोई भी टैंजेंट नहीं, नो टैंजेंट। अब क्वेश्चन ऐसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x दिया हुआ है और क्वेश्चन आपसे पूछा हाउ मेनी टैंजेंट्स। सर आप उल्टा लिख दिए हैं नीचे का दोनों। ओ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, इसको उल्टा लिख दिया नहीं। यहाँ वन टैंजेंट, यहाँ हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन वी ड्रॉ पासिंग थ्रू 3,1, ये क्वेश्चन है। 3,1 से पास होता हुआ कितना टैंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये पता करेंगे पहले कि 3,1 का पोजीशन क्या है पैराबोला के रेस्पेक्ट में। तो वाई स्क्वायर माइनस 12x को जीरो समझ लो और एस हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 12x। वाई, अच्छा S1 निकालो। S1 कितना हो जाएगा, y के जगह पे आप 1 पुट करोगे और x के जगह पे 3 पुट करोगे, कितना आ गया -35। इसका क्या मतलब हुआ, पॉइंट लाइज इनसाइड। इसका मतलब नो टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट। बात समझ आया। अब हम आते हैं पोजीशन ऑफ लाइन के बारे में। अच्छा मान लो अगर ऐसा पैराबोला दिया रहेगा तब किसको मानोगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 8y दिया हुआ है और इसका पोजीशन जानना है, चेक करना है पोजीशन ऑफ पॉइंट। -1,1 लेट्स से, और ये मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y भी नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है -8y। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको पॉजिटिव लिखना है हमेशा, इसको ऐसे लिखना है। ये एस का वैल्यू हो गया। अब S1 कितना हो जाएगा, x के जगह रख दो -1 और y के जगह 1, तो ये 9 आ गया। S1 पॉजिटिव है, यानी क्या बोलेंगे, पॉइंट लाइज इन आउटसाइड रीजन। समझे। चलिए अब टैंजेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ लाइंस पहले ना,
मान लो एक पैराबोला है अपने पास, y² इज इक्वल टू 4x, और हमें लाइन का कुछ, मान लो कुछ लाइंस दिया हुआ है, तो हो सकता है वो लाइन जो है पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। लाइन जो है मान लो वो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका हमें पोजीशन जानना है कि ये लाइन है ना इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या फिर टच कर रहा होगा एक पॉइंट पे, या फिर बाहर बाहर से गुजर रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कितना